हेलो एवरीवन, न्यूज़ टुडे के आज के इस नए सेशन में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 29 अक्टूबर को जो खबरें चर्चा में रही हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम परीक्षा के लिए उनको तैयार कर सकते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ पीवाईक्यूज हैं, उनका क्या ट्रेंड है वो भी हम साथ में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की जो प्रमुख खबरें हैं उन पर हम बात करते हैं। तो हम बात करेंगे कि वनवासियों के पुनर्वास को लेकर के अभी जो हमारा जनजातीय मंत्रालय है उसने कुछ सिफारिशें की हैं, तो वो क्या है उसको हम समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा अभी ये आयोजित हुई है, भारत में ही आयोजित हुई है, तो इसको हम समझेंगे। साथ ही सेवा क्षेत्र पर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, 2 रिपोर्ट्स आई हैं। ये रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, क्या ट्रेंड बताती हैं हमारे सेवा क्षेत्र के बारे में, इसे हम जानेंगे। एनडीसी संश्लेषण रिपोर्ट यानी कि एनडीसीज सिंथेसिस रिपोर्ट आई है, ये यूएनएफसीसीसी द्वारा जारी की गई है, तो इसके क्या ट्रेंड्स हैं उसे हम समझेंगे। साथ ही भारत में मृदा के स्वास्थ्य को लेकर के एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, तो उसको हम समझेंगे कि भारत में जो मृदा का स्वास्थ्य है उसमें क्या चुनौतियां विद्यमान है। अगर हम संक्षिप्त सुर्खियों की बात करें तो चक्रवात मोन्था बंगाल की खाड़ी में आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय पुनर्वास परिषद ये चर्चा में रही है, साथ ही एबीएस फिर से चर्चा में रहा है लाल चंदन के संदर्भ में। उसी प्रकार से अभी हमारा जो आसियान सम्मेलन हुआ है उसी के साथ में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी हुआ है, ये क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं उसे हम समझेंगे। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, ये इसके लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स हुए उसको हम समझेंगे। साथ ही अमेजन वनों के संदर्भ में एक नया कार्यक्रम लाया गया है, तो इसे हम समझेंगे। और हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है तुर्की में अभी भूकंप आया है, तो तुर्की की जो भौगोलिक अवस्थिति है, क्या इसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं, इन सबको हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए जो हमारी आज की पहली मुख्य खबर है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो महासभा है वो उसके बारे में। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सभा का 8वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इसको संबोधित करके इसका शुभारंभ करवाया गया है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे GS3 के पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा का जो टॉपिक है उससे ये संबंधित है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो ISA, इसको संक्षेप में ISA कहा जाता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन के रूप में। जो पेरिस सम्मेलन हुआ था ना 2015 में, जो पेरिस सम्मेलन हुआ था वहां पर इसकी उत्पत्ति हुई थी एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन के रूप में। और ये भारत और फ्रांस ने मिलकर के पेरिस में COP21 के समय से लॉन्च किया था। और ये ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा संधि आधारित सरकारी संगठन ये है ना, ग्लोबल साउथ। कई बार ये सुर्खियों में रहता है ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, इस पर हम काफी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, आशा है आपको ये पता होगा। और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम भारत में ही है। और ये एक ऐसा पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में अवस्थित है ना। तो ये तो उसकी उत्पत्ति की बात हो गई। अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो 124 इसके सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। तो यहाँ पर मैप है, उस मैप में ये हम आसानी से देख सकते हैं कि इसमें जो ये वाला कलर है, ऑरेंज कलर है, ये सभी जो मेंबर कंट्रीज हैं, और जो ग्रीन कलर है ये सभी सिग्नेटरी यानी कि हस्ताक्षरकर्ता इसके देश हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और जब ये 2015 में जब ये संगठन बना था तो उस समय जो प्रावधान थे उसके तहत जो हमारी भूमध्य रेखा है ना, जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास के जो देश हैं सिर्फ वही इसमें सम्मिलित हो सकते थे। लेकिन 2020 में इसके फ्रेमवर्क में समझौता किया गया। उसके बाद अब सभी संयुक्त राष्ट्र जो सदस्य देश हैं वो इस गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं। ये चीज पे ध्यान रखिएगा, वो सभी इसके सदस्य देश अपने आप नहीं बन गए, वो चाहे तो अब सदस्य देश बन सकते हैं, वो उसके पात्र हो गए हैं। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें हम तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो सौर ऊर्जा को लेकर के एक स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है ना। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जो विभिन्न समुदाय हैं वहां तक स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा को पहुंचाना, साथ ही सतत विकास को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन है उन पर निर्भरता को कम करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। और इसका जो मिशन है 2030 तक सौर ऊर्जा के लिए जो हमें प्रौद्योगिकी चाहिए और वित्त पोषण चाहिए उसमें लगभग $1 ट्रिलियन तक का निवेश प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। अर्थात
चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारें हो, उनके द्वारा निवेश प्राप्त करना इसका मिशन है। लगभग $1 ट्रिलियन 2030 तक प्राप्त करने का इसका उद्देश्य है, ताकि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। हाँ, सौर ऊर्जा एक ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से उससे जो भी जहां पर भी सौर ऊर्जा उपलब्ध है, यानी कि जहां पर भी सूर्य प्रकाश उपलब्ध है, वहां पर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। और अभी हम जब जैसे देख रहे हैं, तो अभी सोलर पैनल्स इतने सक्षम हो गए हैं कि अगर दिन में 7-8 घंटे भी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो भी उस जो रोशनी प्राप्त हो रही है, उससे इतनी ऊर्जा बनाई जा सकती है कि एक घर में आसानी से उसमें जो लाइट की व्यवस्था है वो हो सकती है ना। और जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर में अब विद्युत यानी कि बिजली की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। चाहे हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, इंटरनेट की हम बात करते हैं, ये सभी जो है वो बिजली के माध्यम से ही उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, तो जीवन स्तर को सुधारना भी इसका उद्देश्य है। साथ ही अगर हम और बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसमें क्या क्या इसकी सहयोगात्मक पहलें हैं, ये कौन कौन सी पहलें ये चलाता है। तो सबसे पहले है सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज, यानी कि सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज, अर्थात कि जो भी सौर ऊर्जा से संबंधित जो भी कोई स्टार्टअप नए आना चाहते हैं, उनके लिए ये अलग अलग तरह की इनिशिएटिव प्रदान करता है, अलग अलग तरह से उन्हें वित्त पोषण प्रदान करता है। उसके साथ ही स्टार सी इनिशिएटिव है। स्टार सी मतलब स्टार सेंटर्स हैं, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, टेस्टिंग, इनोवेशन और नॉलेज मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाता है सोलर ऊर्जा से संबंध में। साथ ही ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है ये कि वैश्विक स्तर पर जो सौर ऊर्जा है उसमें सहयोग किया जाए और एक दूसरे जो संगठन है, एक दूसरी जो कंपनियां हैं, वो एक दूसरे का साथ दे पाए। इसी के साथ में वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में इस कॉन्सेप्ट को सजेस्ट किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि विश्व के जितने भी सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, उनका सबका एक ग्रिड बनाया जाए, जिसके माध्यम से विश्व के हर कोने कोने तक जो विद्युत है उसकी आपूर्ति की जा सके। तो ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये एक महत्वाकांक्षी उद्देश्य है। तो ये सभी हमने जो बात की है आईएसए के बारे में बात की। अब जो आईएसए का अभी जो हमारा सभा हुई है, उसमें क्या प्रमुख परिणाम निकल करके आए हैं, उस पर हम बात करते हैं ना, प्रमुख परिणाम क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सनराइज के बारे में। तो सनराइज की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। सनराइज की फुल फॉर्म है सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग, इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, अर्थात की जो सोलर तकनीकी है उसमें रिसाइकलिंग, अपसाइक्लिंग और इनोवेशन के साथ साथ में जो स्टॉक होल्डर इंगेजमेंट है वो किया जाएगा। इसके लिए सौर पैनल और उपकरणों से संबंधित जितने भी अपशिष्ट हैं उनकी रिसाइकलिंग की जाए, ताकि जो सोलर पैनल्स और उससे जुड़े हुए उपकरण हैं उनमें बहुत ज्यादा रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं उनका उपयोग किया जाता है, रेयर अर्थ मिनरल्स का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से उनकी जो उपलब्धता है वो कम होती है और हम जो इसकी निर्भरता है वो चीन के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आईएसए का पार्ट चीन नहीं है। तो अब यहाँ पर जो प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि इसकी इन सभी जो अपशिष्ट है उनकी रिसाइकलिंग की जाए, जिससे कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन पर निर्भरता कम की जा सके। साथ ही हरित रोजगार सृजित करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल के रूप में सनराइज को शुरू किया गया है। इसी के साथ में लघु द्वीपीय विकासशील देशों की खरीद समझौता ज्ञापन ये हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ में। तो जो एसआईडीएस कंट्रीज हैं वो आईएसए के विश्व बैंक प्लेटफॉर्म के तहत समन्वित रूप से सौर ऊर्जा उपकरणों की खरीद कर सकते हैं और क्षमता निर्माण कर सकते हैं। तो जो विश्व बैंक है उसके द्वारा इन एसआईडीएस कंट्रीज को सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के साथ में आईएसए की जो प्रमुख रिपोर्ट्स हैं वो जारी की गई हैं, जिसमें ईज ऑफ डूइंग सोलर ट्रेंड्स है ना। इन रिपोर्ट्स में बात की जाती है कि किस प्रकार से कितना आसान है किसी देश में या किसी क्षेत्र में सोलर ऊर्जा या सोलर उपकरण है उनको लगा करके सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। उसी के प्रकार से कि जो उत्पादन हो रहा है वो जैसा कि स्टार्टिंग में जो टेक्नोलॉजी थी उसके माध्यम से सौर ऊर्जा का उत्पादन कम होता था, लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा विकास कर रही है, सोलर पैनल्स और अच्छे होते जा रहे हैं। तो वो ट्रेंड दिखाना इन रिपोर्ट्स का उद्देश्य है। इसी के साथ में भारत में सौर ऊर्जा के लिए सिलिकॉन वैली बनाने हेतु वैश्विक क्षमता केंद्र का अनावरण किया गया है और आईएसए अकादमी जो है उसमें
एआई आधारित ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत यहाँ पर की गई है ना। जैसे सिलिकॉन वैली है अमेरिका में, वो आईटी सेक्टर के लिए है, उसी प्रकार से अब भारत में भी सिलिकॉन वैली की तरह ही सौर ऊर्जा के संदर्भ में एक ऐसा हब बनाया जाएगा जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है, उससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उससे जुड़ी हुई जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो जो रिसर्च एंड इनोवेशन करने वाली कंपनियां हैं, वो सभी एक साथ मिलकर के एक ऐसा एटमॉस्फेयर उन्हें प्रदान किया जाए जिससे कि सौर ऊर्जा में वो ज्यादा बेहतर R&D कर पाए और बहुत अच्छे अच्छे उपकरण वो बना पाए। तो ये इसका उद्देश्य रहा। अब हमने पूरी चर्चा कर ली है न्यूज पर। अब कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। 2016 में प्रश्न पूछा गया है, 2015 में ISA का कंसेप्ट आ गया था, ISA को लॉन्च कर दिया गया था। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा इसको आप कमेंट में बताइए। साथ ही अब क्योंकि ISA को 10 साल पूरे हो गए हैं तो इससे मुख्य परीक्षा में प्रश्न आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए दिया जा रहा है ना, कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की भूमिका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, जलवायु और जलवायु न्याय सुनिश्चित करने में कितना प्रभावी ये अभी तक रही है, और भारत के नेतृत्व की भूमिका के संदर्भ में इस पर चर्चा करनी है कि भारत का जो नेतृत्व रहा है ISA में वो कितना प्रभावी रहा है। तो इस पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हमारी जो सेकंड न्यूज है उस पर हम आते हैं। तो हमारी जो सेकंड न्यूज है ये बात कर रही है NDC's संश्लेषण रिपोर्ट, यानी कि NDC's सिंथेसिस रिपोर्ट। NDC's यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो अब ये NDC's को लेकर के UNFCCC द्वारा एक संश्लेषण रिपोर्ट जारी की गई है, और जो NDC's हैं इनको पेरिस समझौते के तहत जो इनको घोषित किया गया था। अब यहां पर ये बता रही है कि जो NDC's हैं पेरिस समझौते के अनुच्छेद 4 के अनुसार जो राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूल के लिए प्रत्येक देश के प्रयासों को ये दर्शाते हैं, है ना। कि जो NDC's हैं ये जो पेरिस समझौते के तहत जो देश हैं वो अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं कि भाई हम आने वाले समय में कार्बन उत्सर्जन में इतनी कटौती करेंगे, जो हमारा वन क्षेत्र है उसको हम इस तरीके से बढ़ाएंगे, जो हमारा कार्बन अवशोषण है उसको इतना प्रतिशत बढ़ाएंगे। इस तरह के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग लक्ष्य जो अलग अलग देश हैं उनके द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें ही NDC's कहा जाता है। और उन्हीं की क्या अभी तक उनकी क्या स्थिति रही है वो यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारा जो GS3 का पर्यावरण संरक्षण के प्रयास टॉपिक है उसमें ये आ जाता है, क्योंकि भारत और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों ही स्तर के जो प्रयास हैं उसमें ये काउंट होता है। भारत के द्वारा भी NDC's की पर अपनी घोषणा की गई है, वो क्या है उसको हम आगे जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं। तो ये रिपोर्ट कहती है कि जो 64 पक्षकार देश हैं, एक बात और आपके लिए मैं बता दूं कि जो पेरिस समझौता है, USA अब पेरिस समझौते का हिस्सा नहीं है। जो USA है वो पेरिस समझौते से बाहर आ गया था, तो ये भी पेरिस समझौते के लिए एक काफी ड्रॉबैक रहा था। तो अभी जो वर्तमान में 64 पक्षकार देश हैं उनके द्वारा जो प्रस्तुत NDC's हैं वो जो वैश्विक तापमान वृद्धि को लक्षित सीमित करने का जो लक्ष्य रखा हुआ है 2030 तक हम चाहते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इसे सीमित रखा जाए, तो वो उसको प्राप्त करने के लिए जितनी उत्सर्जन कटौती हमें चाहिए उससे काफी पीछे चल रहे हैं। तो यहां बता रहा है कि 2019 में वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 30% हिस्से के लिए ये पक्षकार देश जो थे वो इसके लिए जिम्मेदार थे। लेकिन 2020 में चीन के द्वारा भी NDC's की घोषणा कर दी गई है, और जो चीन है वो चीन अपने आप में ही लगभग चीन सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। लगभग कुल उत्सर्जन का 30% हिस्सा चीन के द्वारा ही उत्सर्जन किया जाता है। तो ये एक आंकड़ा आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ जो बात की जा रही है इन पक्षकार देशों की, तो ये 30% का हिस्सा 2019 के आंकड़ों के अनुसार है, और चीन के द्वारा 2020 में NDC's की घोषणा की गई थी। तो अब यहाँ पर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लक्ष्य है 2035 तक जो प्राप्त करना है हमें, उसके लिए हमें 60% कार्बन उत्सर्जन की कटौती की आवश्यकता है। लेकिन अभी जो NDC's अलग अलग देशों के द्वारा जो घोषित किए गए हैं उनके माध्यम से सिर्फ 17% तक की ही गिरावट आने की यहाँ पर उम्मीद है। अर्थात जितना हम लक्ष्य रख रहे हैं उसका 1/3 से भी कम हम प्राप्त कर पाएंगे। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ ही रहा है।
इसके साथ ही जो विश्व विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, WMO है, उसकी ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर अब तक का सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया है ना। ये जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इनका उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, तो इनका उत्सर्जन बढ़ने से भी वैश्विक तापमान में कमी जो आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही है। तो ये रिपोर्ट बताती है। अब और अगर हम बात करें आगे, तो साथ में ये बता रही है रिपोर्ट कि जो उत्सर्जन की जो ट्रेजेक्टरी है, वो ट्रेजेक्टरी क्या है कि जो एनडीसीज लागू किए गए हैं, वो लागू करने के बाद से जो ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में पहले तो बहुत ज्यादा तीव्र वृद्धि होगी और उसके बाद फिर उनमें तेजी से गिरावट आएगी। अगर हम ग्राफ के माध्यम से देखें तो ये रिपोर्ट कह रही है कि जो कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन में अभी जो लक्ष्य रखे गए हैं, उनमें पहले तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होगी बहुत ज्यादा और फिर उसके बाद में गिरावट आएगी। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि अभी जो ट्रेंड्स है उसके अनुसार जो उत्सर्जन की ट्रेजेक्टरी है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। साथ ही इसके दायरे में जो सुधार है उसके बारे में बताती है कि एनडीसीज की जो गुणवत्ता है और जो विश्वसनीयता है उसमें सुधार हुआ है। अभी पहले जो है लगभग 81% देश जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही इन लक्ष्य को निर्धारित करते थे, लेकिन अब 89% देशों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले जैसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही देश चाहते थे कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती हो। अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे अगर हम देखें तो हमारा जो सबसे ज्यादा देश क्या करते थे, कार्बन उत्सर्जन में कटौती को लेकर के घोषणाएं की जाती थी, वो जो जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता है उसको कम करने के लिए की जाती थी। लेकिन इसके अलावा भी तो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। जैसे अगर हम देखें कि जो राइस फील्ड है ना, जो राइस फील्ड है, धान के जो खेत हैं, उनसे सब उनमें उनके द्वारा बहुत ज्यादा जो CH4 है, मीथेन गैस है, उसका उत्सर्जन किया जाता है और मीथेन गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेज है, तो उसको लेकर के कटौती पर कोई प्रावधान नहीं किए जाते थे। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कि कृषि में भी बहुत ज्यादा मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो चाहे उसमें जो पशुपालन है उसके माध्यम से हो, चाहे पराली जलाने जैसी घटनाएं हैं उसको हम देखते हैं। तो इसी प्रकार से जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसके माध्यम से भी ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन होता है। तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कटौती करने पर कटौती अलग अलग देशों के द्वारा नहीं की जाती थी, सिर्फ 81% ही ऐसा क्षेत्र थे, लेकिन अब वो बढ़कर के 89% हो गए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। साथ ही कंडीशनैलिटी गैप भी बना हुआ है। कंडीशनैलिटी गैप मतलब क्या हुआ कि जो देश हैं, जो भी देश अपनी कार्बन उत्सर्जन में कटौती की घोषणा करते हैं, तो उनकी कुछ पूर्व शर्तें होती हैं कि अगर हमें उसके लिए टेक्नोलॉजी या वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तब हम इतना प्रतिशत अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी करेंगे। और अगर उनकी वो शर्तें नहीं मिलती हैं या उस प्रकार का उन्हें वित्त पोषण नहीं मिलता है, तकनीकी सहायता नहीं मिलती है, तो वो जो कंडीशंस उन्होंने लगाई थी उसका वो पूरी नहीं होने के कारण वो अपने कार्बन उत्सर्जन में निश्चित कटौती नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वनीकरण, पुनर्वनीकरण और सौर ऊर्जा जैसे प्रमुख शमन उपायों या मिटिगेशन जो उपाय हैं उनमें उच्च कंडीशनैलिटी गैप बना हुआ है। यानी इन योजनाओं की सफलता अभी भी काफी हद तक जो बाहरी वित्तीय सहायता है उस पर निर्भर है। और यूएसए क्योंकि अब इसका पार्ट नहीं रहा है, तो जो वित्तीय सहायता यूएसए के द्वारा दी जाती थी वो वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है देशों को। इसी के साथ अभी तक निजी वित्त यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके द्वारा, क्योंकि लाभप्रदता यहाँ पर नहीं है, सीधा लाभ यहाँ पर नहीं मिलता है, तो इसीलिए अब निजी क्षेत्र से जो वित्त जुटाना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। वहां से अभी हम जितना निवेश होना चाहिए था उतना निवेश हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम भारत के एनडीसीज की बात करें तो भारत का जो एनडीसीज है 2022 में भारत ने इनको अपडेट किया है और जो अपडेट किया है उसमें 2030 तक के कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य यहां पर भारत ने रखे हैं। तो सबसे पहले भारत ने कहा है कि जीडीपी में जो हमारी उत्सर्जन जो था 2005 में जो स्तर था जीडीपी में उत्सर्जन का, उसे घटा करके 45% तक किया जाएगा। मतलब उसे 45% तक घटाना, अर्थात जो 2005 का आंकड़ा था उसके लगभग 55% जो उत्सर्जन हमारा हो रहा था वो लाने का लक्ष्य है 2030 तक। इसी के साथ जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत हैं उनसे जो विद्युत उत्पादन क्षमता है उसका लगभग 50% हासिल करना है ना। जो
हम अभी तक जो कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन कर रहे थे उसमें कमी करना है, और जो हमारे अलग अलग गैर जीवाश्म ईंधन हैं, चाहे वो हमारा सौर ऊर्जा हुआ, है ना, चाहे वो जल विद्युत ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, इस प्रकार की जो अलग अलग गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत हैं, उनसे 50% तक विद्युत उत्पादन करने की क्षमता उत्पादन करने का ये लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वन और वृक्ष अनावरण में वृद्धि के माध्यम से लगभग 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना, अर्थात कि लगभग इतने वन लगाना जो लगभग 2.5 से लेकर के 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो अवशोषित कर पाए। अब भारत की स्थिति क्या है, भारत ने अभी तक क्या क्या प्राप्त किया उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमने अपना लक्ष्य रखा हुआ है 50% तक गैर जीवाश्म ईंधन से हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता डेवलप करना, तो 2024 तक हमने उसे 46.8% तक प्राप्त कर लिया है, और अभी उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास में 5-6 वर्षों का समय है। तो हम काफी अच्छी इसमें प्रगति कर रहे हैं। अगर हम देखें तो कोयले के बाद सबसे ज्यादा सोलर के द्वारा उत्पादन हम कर रहे हैं, है ना, पवन ऊर्जा के द्वारा कर रहे हैं, जल विद्युत ऊर्जा द्वारा कर रहे हैं, न्यूक्लियर द्वारा कर रहे हैं, और तो इस प्रकार से हम अलग अलग जो हमारे विद्युत ऊर्जा उत्पादन है अलग अलग प्रकार से हम कर रहे हैं, और कोल के ऊपर अपनी निर्भरता को हम लगातार कम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की जो हमने लक्ष्य रखा है, कितना 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन तक का, और अभी हमने 2023 तक लगभग 2.29 बिलियन टन तक का जो कार्बन सिंक है वो तैयार कर लिया है, अर्थात जो फॉरेस्ट कवर का हमने जो लक्ष्य रखा हुआ है उसमें भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो भारत के एनडीसीज है उस पर हमने बात कर ली। अब इस पर आधारित एक प्रश्न है, पेरिस समझौते से संबंधित प्रश्न है, तो ये प्रश्न की आपको 3 स्टेटमेंट यहां दिए गए हैं, तो इन 3 स्टेटमेंट को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्या इसमें से सही आपका आंसर हो सकता है वो बताइए। प्रश्न 2016 में पूछा गया था, अर्थात 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ था उसके बाद अगले ही वर्ष ये प्रश्न पूछा गया है। अब आप समझ सकते हो कि पेरिस समझौता कितना इंपॉर्टेंट था, और अब उसे 10 वर्ष भी होने वाले हैं, तो ये फिर से जो पेरिस समझौता है वो चर्चा में बना हुआ है, तो इस बार भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से 2016 में एक और आसान सा प्रश्न पूछा गया था जिसमें इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि INDCs ये क्या है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका भी उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इनको दिखाने का एक सिंपल लक्ष्य ये भी है कि आप परीक्षा के ट्रेंड को समझ पाए कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें करंट अफेयर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमारी जो अगली न्यूज है इस पर हम आते हैं, तो हमारी अगली न्यूज बात कर रही है भारत में मृदा का स्वास्थ्य क्या है, यानी कि जो हमारे भारत में जो सोयल हेल्थ है उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में ये न्यूज है। तो एक सेंटर है जिसका नाम है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSE, उसकी एक रिपोर्ट आई है संधारणीय खाद्य प्रणाली रिपोर्ट, यानी कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम, फूड सिस्टम। तो ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में भारत की जो सॉइल हेल्थ है उस पर बात की गई है, और उसमें ये बताया है कि भारत में जो मृदा स्वास्थ्य की स्थिति है उसको इसने उजागर किया है, और स्वास्थ्य कार्ड योजनाओं के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर इन्होंने रिपोर्ट तैयार की और बताया है कि भारतीय मृदा में पोषक तत्वों की गंभीर कमी पाई जाती है। तो ये हमारा टॉपिक है, और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो एग्रीकल्चर है उससे संबंधित ये टॉपिक हमारा हो जाता है, GS3 का ये पार्ट है। अब हम बात करते हैं कि जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमारी जो मृदा स्वास्थ्य है उसके बारे में क्या कहती है। तो इसने कहा है कि मृदा जो पोषक तत्व हैं उनमें कमी है, सबसे ज्यादा कमी जो मेजर पोषक तत्व है यानी कि जो बड़े पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, तो लगभग 64% मृदा के नमूनों में नाइट्रोजन की कमी पाई गई है। इसी प्रकार से मृदा में जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी भी कमी पाई गई है, और ये बताया है लगभग 48.5% जो नमूने हैं उनमें मृदा ऑर्गेनिक कार्बन की कमी पाई गई है। और जो एसओसीज होते हैं, ये एसओसीज मृदा संरचना और सूक्ष्म जीवों की प्रचुरता का एक महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, जो हमारे जैव उर्वरक होते हैं, वो मुख्य रूप से एसओसी के अंतर ही आते हैं। इसी तरीके से उन्होंने बताया है कि लगभग
अत्यंत उच्च जलवायु जोखिम वाले जो हमारे 43% से अधिक जिले हैं उनमें एसओसीज का स्तर बहुत ही कम बना हुआ है। अब इसको अगर हम देखें तो ये बता रही है रिपोर्ट हमें, देखिए नाइट्रोजन की कमी है, ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि एसओसीज है उसकी कमी है, सल्फर की कमी भी काफी ज्यादा है, बोरोन एक सूक्ष्म तत्व होता है उसकी कमी भी है, जिंक की भी कमी है ना, इसी प्रकार से मैग्नीज की कमी उतनी नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है ये इस रिपोर्ट के माध्यम से बताना चाह रहा है कि भारत में जो ऑर्गेनिक कार्बन है मृदा में उसकी कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, सल्फर की कमी है, बोरोन की कमी है, जिंक की कमी है, आयरन की कमी है। तो ये सारे जो पोषक तत्व हैं इनकी भारत की जो मृदा है मृदा में काफी गंभीर स्तर पर इनकी कमी पाई जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के बारे में जो बात कह रहा है कि जो हमारा बोरोन है, बोरोन की मात्रा लगभग 55.54% नमूनों में बोरोन की मात्रा में कमी पाई गई है और जिंक की मात्रा में कमी पाई गई, यानी कि जो बड़े पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी है और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी भारत की मृदा में है। और ये जो मृदा में कमी है पोषक तत्वों की, तो फिर जो उर्वरक हैं उनकी ज्यादा खपत है और सबसे ज्यादा यूरिया की उच्च खपत यहाँ पर बताई गई है कि भारत में उर्वरकों में सबसे ज्यादा उपयोग यूरिया का किया जाता है ना। 2023-24 में जो कुल उर्वरक उपयोग है उसमें 68% जो भागीदारी है वो यूरिया की है। और यूरिया में मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? एन, पी और के। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन जो पोषक तत्व हैं ये यूरिया में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कि इसमें कमी का प्रभाव क्या होता है। तो कमी का जो प्रभाव है वो एक तो फसल की उत्पादकता में कमी आती है, खाद्य सुरक्षा में कमी आती है, किसान की आय कम होती है और संधारणीय कृषि की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कमी आती है अगर पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मृदा में उपलब्ध नहीं होते हैं तो, है ना। मृदा में उपलब्ध नहीं होगी तो उत्पादकता कम होगी, उत्पादकता कम होगी तो हमारी खाद्य सुरक्षा जो हम चाहते हैं, जैसे दलहन है, दलहन की उत्पादकता भारत में काफी कम है। उसी प्रकार से जो भारत में बागवानी फसलें हैं उनकी उत्पादकता कम है। अगर इनमें उत्पादकता कम है तो उससे किसानों की आय भी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। और क्योंकि उत्पादकता जो पोषक तत्व हैं वो नहीं होंगे तो हम इनमें ज्यादा उर्वरकों का उपयोग करेंगे ना। उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो जो संधारणीय कृषि की हम बात कर रहे हैं वो इसमें नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। इसी के साथ में कार्बन अवशोषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की क्षमता में भी गिरावट आती है। जो कार्बन अवशोषण है, जो हमारे एसओसीज हैं, जब वो कम होंगे हमारी मृदा में तो एसओसीज नहीं होंगे तो कार्बन अवशोषण भी कम होगा। और जलवायु परिवर्तन से जो प्रभाव पड़ने वाले, नकारात्मक प्रभाव जो पड़ने वाले हैं, चाहे वो वर्षा की अस्थिरता हो, कभी वर्षा बहुत ज्यादा आ जाती है, कभी वर्षा बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार से जो तापमान है, तापमान में हम देखते हैं कि उच्चता और निम्नता देखने को मिलती है कि कभी तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सर्दी बहुत कम पड़ रही है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो इस प्रकार की जो अलग अलग जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रभाव होने वाले हैं उनको सहन करने की क्षमता भी हमारी फसलों की कम हो जाएगी। तो ये हमने बात कर ली कि इसके प्रभाव क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये रिपोर्ट क्या सिफारिशें करती है। तो ये रिपोर्ट बताती है कि जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसके अंतर्गत जो मृदा निगरानी के वर्तमान स्तर हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हम जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों में भी हम कुछ एक पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मृदा की जो भौतिक बनावट है कि वो मृदा किस प्रकार से बनी हुई है, उसमें जो कार्बन की मात्रा है वो कितनी है, सिलिका की मात्रा कितनी है, अभी हम देखते हैं ना कि किस प्रकार की मात्रा है, किस प्रकार की मिट्टी है, वो भौतिक संरचना अभी भी हमारा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसमें ये उपलब्ध नहीं होती है इसकी जानकारी। उसी प्रकार से मृदा में कितने जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके संकेतक भी शामिल नहीं है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहूं तो ये हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड का एक परफॉर्मा होता है और यहाँ पर मिट्टी के जो परिणाम हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या क्या जानकारी दी जाती है? पीएच की मात्रा बताई जाती है, जो उसकी विद्युत चालकता है वो बताई जाती है, कार्बन की मात्रा बताई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा, सल्फर, जिंक, आयरन, मैंगनीज और तांबे, इसकी मात्रा बताई जाती है। अब इसमें ना तो ये बताया जाता है कि मृदा का प्रकार क्या है ना, किस प्रकार की ये मृदा है, ना ही ये बताया जाता है कि इसमें सूक्ष्म जीव जो विद्यमान है
है ना, सूक्ष्म जीव है, तो उसके लिए जैव उर्वरक का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो रिकमेंडेशंस हैं वो यहां पर नहीं बताई जाती हैं। तो ये रिपोर्ट बात कर रही है कि इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। इसी के साथ ये रिपोर्ट बता रही है कि उर्वरकों के संतुलित और दक्ष उपयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए और उर्वरकों से संबंधित जो सब्सिडी नीति है उसमें आवश्यक सुधार करने चाहिए। जो उर्वरकों में सब्सिडी दी जाती है वो अभी भी यूरिया में सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, इसीलिए यूरिया की खपत सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो यूरिया के अलावा जो और पोषक तत्व हैं, चाहे वो जैसे हमने भी बोरोन की बात की, बोरोन की कमी है तो बोरोन के ऊपर, जिंक के ऊपर ना, इस प्रकार के जो अलग अलग जो पोषक तत्व हैं उनके ऊपर जो सब्सिडी नीति है उसमें आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मृदा की उर्वरता, नमी प्रतिधारण क्षमता, कार्बन भंडारण की क्षमता में सुधार के लिए बायोचार का उपयोग करना चाहिए। अब ये बायोचार क्या होता है? तो बायोचार आप जो ये बायोमास से बना हुआ ना, बायोमास से बना हुआ ये पदार्थ होता है। जैसे इसका एक उदाहरण है कोकोपीट ना, कोकोपीट जो होता है वो एक प्रकार का बायोचार होता है और जो ये बायोचार होता है इसका कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता इसमें अच्छी होती है, साथ ही ये जो नमी है, नमी को लंबे समय तक बनाए रख सकता है जिससे कि बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनका उपयोग करने को बढ़ावा देने की बात यहां पर की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसके बारे में, कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये भी 2015 में लॉन्च हुई थी, इसको भी 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इस पर भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो रिपोर्ट, ये जो योजना है उसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो मृदा की उर्वरता का आकलन करना और किसानों को पोषक तत्वों आधारित सिफारिशें प्रदान करना और सलाह प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। और ये 12 रासायनिक संकेतकों को ये मापता है और यहाँ पर ये अलग अलग जानकारी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, पीएच, विद्युत चालकता और ऑर्गेनिक कार्बन, इसके बारे में ये प्रदान करता है जानकारी। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कैफेटेरिया स्कीम में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता नामक घटक के रूप में शामिल कर लिया गया है, अर्थात कि अब इसे इनसे जोड़ दिया गया है ताकि ये और ज्यादा प्रभावी हो पाए। तो ये हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, उस पर हमने बात कर ली, मृदा स्वास्थ्य जो है उस पर हमने बात कर ली। अब इससे जुड़े हुए अगर हम प्रश्नों की बात करें तो यूपीएससी में 2017 में प्रश्न पूछा गया है जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उद्देश्यों के बारे में है। तो यहाँ पर ये 3 इसमें स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, तो इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए और इसमें से क्या सही ऑप्शन हो सकता है वो बताइए। साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर एक प्रश्न भी मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत में सतत कृषि को बढ़ावा देने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों और सीमाओं पर चर्चा कीजिए, साथ ही बताइए कि यह योजना भारतीय कृषि उत्पादकता और पर्यावरण स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो ये जो प्रश्न है इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइए कि इसमें आप कौन कौन से पॉइंट शामिल करेंगे, विशेष रूप से इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं और क्या इसकी सीमाएं रही हैं। इसको आप जरूर बताइए कि जो हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसकी उपलब्धियां क्या हैं और क्या उसकी सीमाएं हैं। अब आइए हमारी जो अगली न्यूज है, फोर्थ न्यूज, उस पर हम बात करते हैं। हमारी फोर्थ न्यूज बात कर रही है सेवा क्षेत्र पर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। तो ये 2 रिपोर्ट आई है नीति आयोग की। एक रिपोर्ट बात कर रही है कि इनसाइट फ्रॉम जीवीए ट्रेंड एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स, जीवीए यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिशन। तो ये ग्रोस वैल्यू एडिशन के बारे में एक रिपोर्ट बात करती है। दूसरी रिपोर्ट बात कर रही है इनसाइट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स, यानी कि जो रोजगार है सर्विस सेक्टर में उसके ऊपर ये बात कर रही है कि 2 रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट बात कर रही है कि जो जीवीए का ट्रेंड है वो क्या रहा है, और जो दूसरी रिपोर्ट है वो बात कर रही है कि सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका क्या ट्रेंड रहा है ना। और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो GS3 का पार्ट है इकोनॉमी का, उसमें जो सेवा क्षेत्रक है उससे संबंधित ये हमारी रिपोर्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये रिपोर्ट बात कर क्या रही है, क्या ये रिपोर्ट बता रही है। नीति आयोग की जो ये रिपोर्ट है ना, नीति आयोग की लगभग हर वीक में ही कोई ना कोई रिपोर्ट आ रही है, तो उन रिपोर्ट्स को आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट से सीधा प्रश्न पूछने की संभावनाएं कम है, लेकिन इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं इनका उपयोग करके आप अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट बात कर रही है सबसे पहले रोजगार संक्रमण के क्षेत्र में के केंद्र में सेवा क्षेत्र कि रोजगार संक्रमण जो है कैसे कृषि से विनिर्माण में गया
और विनिर्माण से सेवा क्षेत्र में जो गया है हमारा जो रोजगार संक्रमण है वो किस प्रकार से हो रहा है सेवा क्षेत्र में। तो ये रिपोर्ट कहती है कि 2023-24 में सेवा क्षेत्र में लगभग 188 मिलियन कामगारों को रोजगार प्रदान किया गया था, जो दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता रहा है। सबसे बड़ा नियोक्ता अभी भी कृषि ही बना हुआ है ना, कृषि में ही सबसे ज्यादा रोजगार हमारे जो लोगों को वो मिला हुआ है। 2024-25 में सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित यानी कि कुल जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है वो टोटल का लगभग 55% रहा है और प्राथमिक क्षेत्र का 16% और द्वितीय क्षेत्र का 29% ये रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जीवीए रहने के बावजूद भी जो रोजगार के आंकड़े हैं वो यहां मैच नहीं करते हैं। हम देख रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का चाहे जो जीवीए है वो कम है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र अभी भी रोजगार सबसे ज्यादा प्रदान कर रहा है। वहीं सेवा क्षेत्र का जीवीए सबसे ज्यादा है, लेकिन उस अनुपात में वो रोजगार प्रदान नहीं कर रहा है। वही ये बात यहां बता भी रही है कि जीवीए में इतना अधिक योगदान देने के बावजूद यह कुल रोजगारों के 1/3 से भी कम रोजगार प्रदान करता है और उसमें से भी ज्यादातर अनौपचारिक और कम वेतन वाले रोजगार ये प्रदान कर रहा है ना। जो सेवा क्षेत्र का जीवीए बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अनुपात में उसकी जो रोजगार क्षमता है वो कम है, ये रिपोर्ट बता रही है। इसी के साथ में अगर रोजगार परिदृश्य की बात करें हम कि वहां का जो रोजगार है उसका पूरा एम्प्लॉयमेंट ओवरव्यू क्या है, तो ये बताता है कि लगभग पिछले 4-6 वर्षों में 40 मिलियन जो नौकरियां हैं वो सेवा क्षेत्र ने जोड़ी है, जो कि निर्माण क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर ये रहा है। यह क्षेत्र श्रम के लिए एक आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का हमारे पास में कोई भी आघात आता है हमारी अर्थव्यवस्था पर, तो उस आघात अवशोषक के रूप में जो सेवा क्षेत्र है ये काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत ही लेमैन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं है, लेकिन उसे साइकिल चलानी आती है या उसे कोई बाइक चलानी आती है, तो भी जो डिलीवरी हम देखते हैं आजकल जो हमारे मेट्रो सिटीज हैं, अभी तो टीयर 2 सिटीज में भी हम देख रहे हैं कि डिलीवरी वाली जो सुविधा है वो प्रदान हो रही है। गिग वर्कर्स हैं वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो किसी व्यक्ति के पास कोई भी कौशल नहीं है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, लेकिन वो सबसे बेसिक लेवल पर डिलीवरी बॉय या वुमेन वो बन सकता है, यानी कि डिलीवरी वो प्रदान कर सकता है। तो ये जो एक आघात अवशोषक है वो ये सेवा क्षेत्र प्रदान करता है। और जो रोजगार है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे जो उच्च मूल्य वाली सेवाएं हैं उसमें आईटी, वित्त, स्वास्थ्य सेवाएं और व्यावसायिक सेवाएं ये आती हैं। ये उत्पादक हैं, लेकिन इसमें रोजगार जो है वो सीमित मात्रा में है। वहीं जो पारंपरिक सेवाएं हैं जैसे व्यापार, परिवहन है ना, इसी में आजकल जो हमारा नया गिग वर्कर्स को हम देख रहे हैं, है जो गिग वर्कर्स को हम देख रहे हैं, तो गिग वर्कर्स भी इसी में शामिल हो जाता है। ये प्रमुख नियोक्ता है, लेकिन फिर भी इनमें अत्यधिक अनौपचारिकता यहाँ पर विद्यमान है ना। कि जो उच्च मूल्य वाली सेवाएं हैं यहाँ पर ये उत्पादक भी हैं, लेकिन इनमें रोजगार सीमित है। वहीं जो पारंपरिक सेवाएं हैं उनमें हमारे पास में रोजगार तो काफी ज्यादा है, लेकिन वो रोजगार अभी भी अनौपचारिक बना हुआ है, अर्थात जो जिस प्रकार की उन्हें सामाजिक सुरक्षा इन श्रमिकों को मिलनी चाहिए थी, उस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा उन्हें नहीं मिल रही है। और यहाँ पर यह भी बता रहा है कि भारत का जो सेवा क्षेत्र है उसमें रोजगार का जो संक्रमण है वो अन्य जो समकक्ष देश हैं उनकी तुलना में वो धीमा बना हुआ है। चाहे हम बात करें चीन की हम बात करें, वियतनाम की हम बात करें, तो ये जो सभी देश हैं इनका ये भी भारत के साथ साथ में ही इनके सेवा क्षेत्र में संक्रमण हुआ है। लेकिन जो इन देशों में जो रोजगार संक्रमण की जो गति रही है वो ज्यादा रही है, जबकि भारत की गति काफी धीमी रही है। बनिस्पत इस पे कि भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो काफी ज्यादा बूम कर रहा है, लेकिन फिर भी रोजगार वहां पर हमें कम दिखाई देने को मिल रहा है। अब यहाँ पर रोजगार प्रोफाइल की बात की जा रही है कि रोजगार जो प्रोफाइल है उसके क्या ट्रेंड्स हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही स्थानिक बना हुआ है, यानी कि स्थान विशेष जो है उसमें सेवा क्षेत्र बना हुआ है, जो बता रहा है कि शहरी कामगारों में लगभग 60% सेवा क्षेत्र में शामिल है। वहीं जो ग्रामीण कामगार हैं उनमें सिर्फ 20% ही सेवा क्षेत्र में शामिल है और 20% से भी कम सेवा क्षेत्र में शामिल है। अर्थात जो शहरी कामगार हैं उनका संकेंद्रण अभी भी बहुत ज्यादा सेवा क्षेत्र में बना हुआ है। जेंडर विशेष की अगर हम बात करें तो शहरी महिलाओं का लगभग 60% सेवा क्षेत्र में है, वहीं ग्रामीण महिलाओं में ये केवल 10.5% है। और जो पारिश्रमिक का अंतर है वो भी बना हुआ है। एक तो पहले से ही महिलाओं को
जो ग्लास सीलिंग है उसके कारण उन्हें जो वेतन है वेतन कम मिलता है। वहीं अगर शहरी महिलाओं और ग्रामीण महिलाओं की भी बात करें तो उनमें भी ग्रामीण महिलाओं में जो वेतन है या पारिश्रमिक है वो उन्हें कम मिलता है सेवा क्षेत्र में लगे होने के बावजूद। वहीं आयु के संदर्भ में भी कि यहां पर मुख्य रूप से जो मध्य आयु वर्ग है उनके लोग द्वारा ही सेवा क्षेत्र को संचालित किया जा रहा है और युवा वर्ग के लिए ये अस्थिरता यहां पर बनी हुई है। शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो उच्चतर शिक्षा होने से रोजगार के अवसर तो बढ़ते हैं, लेकिन अनौपचारिकता फिर भी यहां पर कम नहीं होती है, वो लगातार बनी रहती है। अनौपचारिकता की बात करें तो लगभग 87% जो कामगार हैं उनके पास सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब हुआ कि इन्हें जो वेतन की सुरक्षा है, बीमा जैसी सुविधाएं हैं, ये सभी इन्हें प्राप्त नहीं होती है। और यहां पर ग्रामीण महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में 50% से भी कम है ना। एक ही क्षेत्र में वो काम कर रही हैं, एक ही प्रकार का वो काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी जो आय है वो पुरुषों की तुलना में 50% से भी कम बनी हुई है। तो ये पूरा का पूरा जो रोजगार प्रोफाइल है वो ये रिपोर्ट बताती है। अब ये रिपोर्ट कुछ सिफारिशें भी करती हैं आगे के लिए, जो परिवर्तन है परिवर्तन के लिए रोड मैप प्रदान करती हैं। तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि अनौपचारिक गिग और एमएसएमई क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको औपचारिक करना चाहिए और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, है ना। गिग वर्कर्स को लेकर के कई बार आपने ये मुद्दा सुना भी होगा कि उन्हें जो सामाजिक सुरक्षा है, उन्हें जो बीमा है या उनकी जो वेतन की जो स्थिरता है वो उन्हें प्रदान करनी चाहिए। तो जो अनौपचारिक क्षेत्र में जितने भी वर्कर्स लगे हुए हैं सेवा क्षेत्र में, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको औपचारिक जो सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है, वो प्रदान की जानी चाहिए। महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास एवं डिजिटल उपकरणों के माध्यम से समान अवसर प्रदान करने तक की पहुंच उन्हें सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो महिलाएं हैं और जो युवा वर्ग है या ग्रामीण युवा हैं विशेष रूप से, वो जो अभी डिजिटल उपकरण हैं, जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं, उनके माध्यम से जो डिजिटल सेवाएं हैं वो प्रदान वो कर सकते हैं। तो उनमें उनको उन डिजिटल सेवाओं तक उनकी पहुंच प्रदान करने के लिए उन्हें कौशल विकास उनके अंतर्गत किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से डिजिटल और हरित नौकरियों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। हम देख रहे हैं कि डिजिटल, अभी हम एआई की बात कर रहे हैं कि एआई में बहुत सारी नौकरियां भी आने की संभावनाएं हैं। तो एआई या डिजिटल जो नौकरियां हैं उनके लिए, और जो ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं उनमें जो नौकरियां हैं उनके लिए अभी उन्हें प्रौद्योगिकी आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। टियर 2 और टियर 3 शहरों में सेवा केंद्रों और राज्य स्तरीय क्लस्टरों के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी एक देश में या सिर्फ शहरों में ही सेवा क्षेत्र बना रहे और जो उसका पेनिट्रेशन है वो गांवों तक नहीं हो। तो ये पूरी न्यूज जो है वो हमारी बात करती है भारत का जो सेवा क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से जो वैल्यू एडिशन है वो, और जो रोजगार है, रोजगार के बारे में क्या ट्रेंड है उसके बारे में ये जानकारी प्रदान करती है। अब हमारी जो आज की अंतिम मुख्य खबर है वो है वनवासियों का पुनर्वास, ना, कि जो वन में रहने वाले लोग हैं उनके पुनर्वास को लेकर के जो भारत का जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसने बताया है कि जो इनका वनवासियों का स्थानांतरण है वो स्वैच्छिक होना चाहिए। टाइगर रिजर्व में जो वनवासी रह रहे हैं उनका जो स्थानांतरण है या उनका जो पुनर्वास है वो स्वैच्छिक होना चाहिए। इसी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक विवरण दिया है। विवरण का नाम क्या है? संरक्षण एवं सामुदायिक अधिकारों में सामंजस्य, भारत के टाइगर रिजर्व में सह अस्तित्व और पुनर्वास के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये एक विवरण, संक्षिप्त विवरण भारत का जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसने भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास भेजा है, ताकि दोनों मंत्रालय साथ मिलकर के, जनजातीय मंत्रालय का काम क्या है, जो जनजातियां हैं या जो वन में रहने वाले लोग हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करना। वहीं जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसका काम क्या है, जो टाइगर है, टाइगर्स का जो पर्यावास क्षेत्र है उसको बनाए रखना और टाइगर्स के लिए एक बेहतर आवास प्रदान करना, ये उनका लक्ष्य है। तो दोनों चाहे टाइगर्स हो चाहे जो वनवासी हैं, दोनों को रहना वन में ही है।
तो उनका जो सह अस्तित्व है वो कैसे बेहतर हो पाएगा, जब दोनों सामंजस्यपूर्ण रह पाए। और सामंजस्यपूर्ण कब रह पाएंगे, जब जो नीतिगत समन्वय है वो सही रहेगा। हमारा नीतिगत समन्वय कैसे रहेगा, जब इससे संबंधित जो मंत्रालय हैं वो साथ मिलके एक साथ काम करें, है ना, एक पेज पर आकर के वो काम करें। तो यही करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अभी तक जो हम देखते ही थे, भारतीय नीतियों की जो हम आलोचना अगर हम देखते थे, तो आलोचना में अक्सर हम बात करते थे कि विभिन्न विभागों, विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय का अभाव है, इसीलिए नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास जो नीतिगत क्रियान्वयन है उसको बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर एग्जाम पॉइंट व्यू से देखें तो हमारे जो वन अधिकार अधिनियम है वो और कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दे, ये टॉपिक हमारा इसमें आ जाता है। तो अभी जो सिफारिशें की गई हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, वो क्या सिफारिशें हैं ये हम बात करते हैं। तो यहां जो बात कही गई है कि जो स्थानांतरण हो वो स्वैच्छिक होना चाहिए, किसी भी प्रकार के दबाव में या प्रलोभन के माध्यम से ये स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। कि वनवासियों का जो वनों से स्थानांतरण है वो बिना किसी दबाव या प्रलोभन के स्वतंत्र रूप से अग्रिम एवं सूचित सहमति के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन देके या उन्हें गलत जानकारी देकर के उनका स्थानांतरण कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहां पर बात कही गई है वन अधिकार अधिनियम की, जो बात करता है वनवासियों को वनों से जबरदस्ती बाहर निकालने के खिलाफ उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। एफआरए जो है वो किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनके द्वारा उपयोग की जा रही वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। अर्थात जो हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो वनवासियों को अपने स्थान पर या वनों में रहने की सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें जबरदस्ती नहीं हटाए जाने के खिलाफ उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। और जो ये कानून है ये नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और टाइगर रिजर्व्स हैं, इन सब पर ये लागू होता है। अब यहां पर जो बात कही जा रही है कि पर्यावरण और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समुदाय केंद्रित संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क स्थापित करना चाहिए। ये सिफारिश यहाँ पर कही गई है कि ये दोनों जो मंत्रालय हैं हमारे, जो पर्यावरण मंत्रालय है वो और जनजातीय कार्य मंत्रालय है, वो दोनों एक साथ मिलकर के समुदाय केंद्रित संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाए। ये सिफारिश यहाँ पर की गई है। तो ये तो हमने समझ लिया कि जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि जो स्थानांतरण है वो स्वैच्छिक होना चाहिए, वो किसी दबाव के बिना होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि वनवासियों को स्थानांतरित करने के लिए चुनौतियां क्या विद्यमान है, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वो हो जाती है अधिकार बनाम संरक्षण मॉडल की, जो हम बात करते हैं विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण की। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो अधिकार हैं, जो परंपरागत रूप से उस क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उनके अधिकार और पर्यावरण संरक्षण के बीच का जो एक विरोधाभास है, वो विरोधाभास ऐसा माना जाता है कि ये विरोधाभास है। जो पारंपरिक जो दृष्टिकोण है विकास को देखने का या फिर पर्यावरण संरक्षण को देखने का, वो ये बात कहता है कि जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि वास्तविकता जो है वो ये है कि जो लोग पहले से वन में रह रहे हैं वो तो पहले से ही वन्य जीवों के साथ में सह अस्तित्व में रह रहे हैं। वो तो वर्षों से लगातार जो उनकी पीढ़ियां हैं वो उन्हीं वनों में रह रही हैं और उन्हीं वनों में जो वन्य जीव हैं वो भी रह रहे हैं। अब जो वन्य जीव हैं, अगर वन भूमि को कृषि भूमि में तब्दील कर दिया जाएगा तो जो इससे नुकसान जो वनवासी हैं उनका भी हो रहा है और वन्य जीव हैं उनका भी हो रहा है। और जबकि प्रताड़ित किया जा रहा है वो वनवासियों को किया जा रहा है कि अब आपको यहां से स्थानांतरित होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वन्य जीव हैं, वन्य जीवों के रहने के लिए स्थान नहीं बचा है। अब उनकी उसमें क्या गलती है? तो ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें बदलाव उसकी वजह से ये चुनौती उत्पन्न होती है। वहीं यहाँ पर ये बता रहा है कि वन संरक्षण संबंधित जो पारंपरिक मॉडल है वो स्थानीय लोगों को साझेदार की बजाय खतरे के रूप में देखता है। इससे एफआरए का समावेशिता आधारित दृष्टिकोण पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। ये है ना, जो एफआरए है, एफआरए बात करता है कि जो वन्य जीव है या जो वन है, वन के साथ में रहकर के समावेशी रूप से वनवासी वहां पर रहेंगे। तो ये उस दृष्टिकोण को ये बाधित करता है। साथ ही आजीविका में व्यवधान उत्पन्न होता है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि एक वनवासी समुदाय है
जो उस क्षेत्र में जो वन के माध्यम से उन्हें जो अलग अलग सामग्रियां प्राप्त होती हैं, जैसे तेंदुपत्ता से बीड़ी का निर्माण करना, उसी प्रकार से शहद इकट्ठा करना। अब ये उनका पारंपरिक कार्य है और उसके माध्यम से उनकी आजीविका चलती है। अब उनको अगर प्रतिस्थापित करके किसी शहर में अगर उन्हें उनका पुनर्वासित कर दिया जाए तो अब उनके पास तो जो आजीविका का माध्यम था वो तो समाप्ति हो गया। अब वो ना तो उनके पास में जो शहद इकट्ठा करने के लिए उनके पास कोई जगह है, तो अब वो शहद इकट्ठा कर नहीं सकते, जबकि उनको सिर्फ उसी का कौशल था, तो शहद इकट्ठा नहीं कर सकते, तो उनके पास सिर्फ एक मजदूरी करने का ही विकल्प रह जाता है। तो आप अक्सर देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी जो हम अवसंरचना निर्माण का देखते हैं हम, तो वहां पर आप देखते हैं कि बहुत सारे वनवासी समुदाय वहां पर या आदिवासी समुदाय वहां पर मजदूरी कर रहे होते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है? वो यही है कि हमने जो उनकी आजीविका का जो मुख्य क्षेत्र जो आजीविका का उनका जो मुख्य साधन था वो उनसे छीन लिया और उनको पुनर्वासित कर दिया हमने शहरी क्षेत्र में। अब शहरी क्षेत्र में वो अपनी आजीविका है वो उसको कमा ही नहीं पाएंगे, तो ये आजीविका में उनका व्यवधान होता है कि वन संसाधनों तक पारंपरिक पहुंच पर प्रतिबंध और संरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरण के कारण कई वनवासी समूहों को की आजीविका को नुकसान पहुंचता है। इसी प्रकार से असमान विकास और क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलती है कि जो वनों पर निर्भर जनजातियां हैं उन्हें अक्सर अवसंरचना कौशल सेवाओं में कमी से वो लगातार जूझते हैं। हम देखते हैं कि उन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बिजली वगैरह है उसकी जो मूलभूत अवसंरचना है वो भी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। ये क्षेत्र उन उच्च आय वाले राज्यों के मुकाबले पीछे रह जाते हैं जहां पर आधुनिक सेवाएं और बेहतर सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही सतत विकास के जो लक्ष्य हैं वो भी यहाँ पर बाधित होते हैं। जो SDG 1 है और SDG 13 है, इनके बीच में संतुलन बनाना आवश्यक है, ना कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। अगर हम ऐसे काम करेंगे कि जो पारंपरिक स्थानीय लोग हैं जो वनों में रह रहे हैं, तो अगर उनको वनों से बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो तो बाहर आकर के गरीबी हो जाएंगे। जो उनको बेसिक जो उनकी आजीविका थी वो उनसे छिन जाएगी, तो वो तो गरीबी रेखा के नीचे ही आ जाएंगे। हम जो देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, उसका वो शिकार हो जाएंगे। तो वो करने की बजाय यहाँ पर सह अस्तित्व पर ध्यान देना चाहिए। यहीं पर अब जो हमारी आगे की जो बात है हम इसी पर करेंगे कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो आगे की राह में बात करेंगे हम कि सह प्रबंधन द्वारा संरक्षण किया जाना चाहिए, कि वनवासियों को संरक्षक और सह प्रबंधक के रूप में मानना चाहिए, ना कि विरोधी के रूप में, कि वहां पर वो वन्य जीवों के साथ में एक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। तो इसके माध्यम से वो वन्य जीवों का संरक्षण भी कर सकते हैं और जो वन है वनों का भी संरक्षण वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्वस्थानीय विकास पर फोकस करना चाहिए कि वहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, बाजार तक पहुंच और परिवहन की सुविधाएं की प्राथमिकता उन्हें देनी चाहिए, जिससे कि सह अस्तित्व के वो सक्षम बन पाए। साथ ही देशज ज्ञान को समेकित करना चाहिए। हम जो बात करते हैं अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज की, जो हम बात करते हैं, हम TKDL की हम बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो देशज ज्ञान है उसको यहाँ पर समेकित किया जाना चाहिए, जिससे कि जो संरक्षण योजनाएं हैं उसमें पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं को शामिल करना चाहिए और उनको वो लागू करना चाहिए। साथ ही सशर्त राजकोषीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो पेमेंट होता है, ट्रांसफर होता है, उसमें FRA के मापनीय क्रियान्वयन और सह प्रबंधन संबंधी परिणामों को जोड़ करके यहाँ पर देखना चाहिए कि जो राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं FRA के संदर्भ में, उनको सरकार के द्वारा ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए और उन्हें और ज्यादा वित्तीय प्रोत्साहन उन्हें या राजकोषीय प्रोत्साहन उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये हमारी जो पूरी जो रिपोर्ट थी उस पर हमने बात कर ली है। अब इससे संबंधित FRA से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम में समाविष्ट है। फिर ये 2 स्टेटमेंट और दिए गए हैं। 2018 में प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब जो हम विकास और संरक्षण की जो एक बहस देखते हैं उस पर आधारित एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि विकास परियोजनाओं के कारण वनवासियों का विस्थापन न केवल उनके सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह पर्यावरणीय न्याय और मानव अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। चर्चा कीजिए कि भारत में विकास और वनवासी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए कौन कौन से कदम आवश्यक हैं। तो अभी तक जो हमारा FRA है उसके बारे में यहाँ बात कीजिए और जो चुनौतियां विद्यमान हैं उसके बारे में यहाँ बात कीजिए। तो इसको भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार की चुनौतियां विद्यमान हैं अभी हमारे FRA को लेकर के।
चलिए अब जो हमारी संक्षिप्त सुर्खियां हैं उस पर हम बात करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे चक्रवात मोंथा के बारे में। तो अभी जो चक्रवात मोंथा है वो बंगाल की खाड़ी में ये टकराया है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो थाईलैंड द्वारा इसको नाम दिया गया है मोंथा, और मोंथा का अर्थ होता है एक सुगंधित फूल ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं इनको अलग अलग देशों के द्वारा नाम दिया जाता है, और जो नामकरण की प्रणाली है वो भी एक सुस्थापित नामकरण प्रणाली है। इस पर यूपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अब अगर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की हम बात करें तो ये वातागर रहित होते हैं। वातागर के साथ चक्रवात कहाँ आते हैं? वो शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं ना। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वहां पर वातागर का निर्माण होता है। यहाँ पर वातागर का निर्माण नहीं होता, यहाँ पर निम्न दाब का निर्माण होता है। निम्न दाब आयुक्त तेजी से घूर्णन करने वाले चक्रवातीय तंत्र ये होते हैं, और इनकी उत्पत्ति सिर्फ उष्ण कटिबंधीय महासागरों में ही होती है। अर्थात जो भूमध्य रेखा है उसके 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, वहीं पर इसका निर्माण होता है। और अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है ना। इस पे पहले जो टाइफून था, टाइफून हमने देखा था चर्चा में। तो जो टाइफून है वो दक्षिण चीन सागर में आता है, उसे टाइफून कहते हैं। अटलांटिक महासागर में आता है तो उसे हरिकेन कहते हैं। वहीं अगर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है तो उसे विली विलीज कहा जाता है। इसके बनने के लिए जो अनिवार्य दशाएं हैं, सबसे पहले जो समुद्र का तापमान है, समुद्र की सतह का तापमान वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, इसीलिए इन्हें उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। कोरियोलिस बल की उपस्थिति वहां पर होनी चाहिए, इसीलिए ये सिर्फ जो भूमध्य रेखा है उसी के आसपास आते हैं। वहीं यहाँ पर पहले से कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ पर होना आवश्यक है। इन्हीं सभी आवश्यक दशाओं के होने के बावजूद ही जो चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उसका निर्माण होता है। अक्सर पिछले एक महीने से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चर्चा में है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को तो आपको पढ़ना ही है, साथ में शीतोष्ण जो चक्रवात है उसको भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब सेकंड जो हमारी न्यूज है ये बात है भारतीय पुनर्वास परिषद को लेकर के। तो जो पुनर्वास शिक्षा है उसको और आधुनिक और बेहतर सुलभ बनाने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद है उसके द्वारा कुछ सुधार किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे पुनर्वास के लिए जो रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है उसको निःशुल्क कर दिया गया है, उसकी अवधि को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से अलग अलग सुधार किए गए हैं। वो सुधार हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? 1986 में एक पंजीकृत संस्था के रूप में इसे स्थापित किया गया था, और 1993 में ये एक वैधानिक निकाय का दर्जा इसे मिल गया है। इसकी जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। इसकी जो उद्देश्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको कभी भी दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित अगर कभी कोई आंसर लिखने का मौका मिलता है या कहीं पर भी आप उसको रेफर करते हैं तो आप यहाँ पर भारतीय पुनर्वास परिषद को जरूर आंसर में लिखिएगा। तो दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास से जुड़ी प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करना इसका उद्देश्य है। साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के साथ कार्य करने वाले पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एक रूपता और मानकीकरण लाना, ये इसका उद्देश्य है। मुख्य रूप से ये दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास को लेकर के, उन्हें शिक्षा प्रदान करने को लेकर के ये काम करता है। अब इसी के साथ में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ये फिर से चर्चा में रहा है। इसी महीने में स्टार्टिंग जो वीक था उसमें लाल चंदन काफी डिटेल में हमने कवर किया था। तो उसी को लेकर के अब जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है उसने लाल चंदन की खेती करने के लिए निधि जारी कर दी है ना। और ये एबीएस फ्रेमवर्क के तहत आता है, और एबीएस फ्रेमवर्क है वो भारत के जैविक संसाधनों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कदम है। एबीएस फ्रेमवर्क पहले से ही बना हुआ है ना। ये जो नगोया प्रोटोकॉल है 2010 उसमें ये आया था। अब ये होता क्या है? ये है कि जो जैविक संसाधन है उनका उपयोग कैसे किया जाता है और उनके उपयोग से जो प्राप्त लाभ हैं वो उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं के बीच कैसे उचित रूप से उन्हें बांटा जाएगा, इसका जो विवरण है वो एबीएस द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो फ्रेमवर्क है जैव विविधता पर कन्वेंशन के तहत इसे कवर किया जाता है, और बॉन जो डिक्लेरेशन है उसके माध्यम से और नगोया प्रोटोकॉल के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। और भारत से संबंधित से जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसे भारत में इसे शासित किया जाता है ना। तो जो स्थानीय प्रजातियां हैं, हमने आरोग्य पाचा को लेकर के भी इसमें कवर किया था। तो जब भी किसी स्थान की जैव विविधता का उपयोग लाभ के लिए किया जाता है, चाहे उसमें औषधि निर्माण किया जा रहा हो, या यहाँ पर लाल चंदन की बात करें तो औषधि निर्माण के साथ साथ फर्नीचर निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात लाभ के लिए किसी जैव विविधता, चाहे वो पशुओं से संबंधित हो, चाहे वो
वनस्पतियों से संबंधित हो, तो उनका जब उपयोग किया जाता है तो जो स्थानीय जो वहां के लोग हैं उनके साथ लाभ को साझा करने की जो मैकेनिज्म है वो एबीएस के तहत आता है। ठीक है, अब हम अगली जो बात करते हैं, अभी आसियान को लेकर के जो सम्मेलन हुआ है उसी के साथ साथ में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी यहाँ पर संपन्न हुआ है। तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या है? तो अभी ये जो सम्मेलन हुआ है वो शांति और स्थिरता पर कुआलालंपुर घोषणा पत्र, यहाँ पर 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में ये अपनाया गया है। अब ये शिखर सम्मेलन, ये घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो ईस्ट एशिया समिट की कार्य योजना के तहत संयुक्त परियोजनाओं और गतिविधियों को लागू करना और आसियान 2045 आवर शेयर्ड फ्यूचर विजन के अनुरूप इसको तैयार किया गया है। ईएएस जो है वो पूर्वी एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नेताओं के नेतृत्व वाला एक मंच है। इसमें रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर संवाद और सहयोग किया जाता है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और कुआलालंपुर मलेशिया में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगर इसके स्वरूप की बात करें तो सदस्य देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या सरकार प्रमुख हैं उनकी यहाँ पर वार्षिक बैठक होती है और इसके जो सदस्य हैं उसमें आसियान के सभी सदस्य हैं, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और यूएसए और रूस, ये सभी इसके सदस्य देश हैं, है ना। आसियान के साथ साथ आसियान में भी अभी आपने देखा होगा कि आसियान के पहले 10 देश थे, अब 11वां देश भी उसमें शामिल हो गया है। तो उसके साथ साथ में बाकी ये सभी देश इसके सदस्य हैं। तो इस पर प्रारंभिक परीक्षा में कभी आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है। अब अगली जो न्यूज है वो है हमारी 8वें वेतन आयोग को लेकर के। 8वें वेतन आयोग को आप काफी लंबे समय से सुन रहे होंगे कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से जो केंद्रीय स्तर के जो कर्मचारी हैं या जो पीएसयूज में जो कर्मचारी हैं उनके वेतन के बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो काफी समय से ये चर्चा में है। तो मंत्रिमंडल ने अभी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी प्रदान कर दी है। जो केंद्रीय वेतन आयोग है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा करता है और उसमें बदलाव की सिफारिश करता है। ये एक अस्थायी निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होता है। यह अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा और यह आयोग आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन और गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की लागत, राज्य वित्त, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के वेतन ढांचे को ध्यान में रखेगा। और 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की ये उम्मीद है ना। तो अब आने वाले समय में और 8वें वेतन आयोग को पर चर्चा होगी जब ये लागू होगा। अब जो हमारी अगली न्यूज है वो बात कर रही है अमेजन के बारे में। तो अमेजन फेस है, ये एक नया कार्यक्रम अमेजन क्षेत्र में ये लाया गया है ब्राजील के द्वारा। तो ब्राजील के वैज्ञानिकों ने मनोस के पास अमेजन फेस यानी कि मुक्त वायु CO2 संवर्धन, अमेजन तो अमेजन 1 हो गया, FAC का ई का मतलब क्या हुआ, फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट। तो ये अमेजन फेस है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके जरिए भविष्य में वायुमंडलीय CO2 के स्तरों के प्रति अमेजन वर्षा वनों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। और अब ये बता रहा है कि भविष्य के वातावरण का अनुकरण करना इसका उद्देश्य है और यह जानना कि उष्णकटिबंधीय वन बढ़ते CO2 तापमान और आर्द्रता के साथ कैसे अनुकूलन करेंगे, है ना। हम देख रहे हैं हम लगातार कि तापमान में वृद्धि हो रही है, CO2 के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है, तो वो कितना ज्यादा CO2 को अवशोषित करता है। तापमान की वृद्धि होने से जो वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है उनमें किस तरह की बदलाव देखने को मिलते हैं, तो ये सब अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। और ये प्रोजेक्ट कार्बन अवशोषण क्षमता, प्रकाश संश्लेषण और वनों की सहनशीलता को समझने के लिए हर 10 मिनट में CO2 के अवशोषण की लगातार निगरानी ये करेगा। तो ये अमेजन फेस है। हो सकता है कि यूपीएससी द्वारा इससे कि हालिया समय में अमेजन फेस लगातार चर्चा में रहा है, तो ये किससे संबंधित है, तो उसके 4 स्टेटमेंट देकर के आपसे प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न हर साल हम 4-5 प्रश्न यूपीएससी में देखते ही हैं प्रारंभिक परीक्षा में। अब हमारा सुर्खियों में राजस्थल है, उस पर हम बात करते हैं। और हमारा सुर्खियों में राजस्थल है तुर्की। तुर्की में अभी 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। तुर्की की राजधानी है वो अंकारा है। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये तुर्की है और ये जो यूरोप और एशिया उसके बीच में ये अवस्थित है और ये इन दोनों ही महाद्वीपों का ये हिस्सा है।
बहुत ही अनूठी भौगोलिक अवस्थिति है ये, आंशिक रूप से एशिया और आंशिक रूप से यूरोप में ये अवस्थित है। सीमाओं की बात करें तो उत्तर पूर्व में जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया, रोमानिया, अजरबैजान, इराक, सीरिया, उसके साथ में ग्रीस और बुल्गारिया के साथ में इसकी सीमाएं लगती हैं। वो यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और आर्मेनिया, उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया, पूर्व में अजरबैजान और ईरान, और दक्षिण में इराक और सीरिया से इसकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। और उत्तर में काला सागर है ना, यहाँ पर ये ब्लैक सी है, और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में भूमध्य सागर, ये मेडिटेरियन सी है, और एजियन सी, यहाँ पर इसकी सीमाएं लगती है। तो ये तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति हो गई। अब इसकी भौगोलिक विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रमुख नदियां हैं, जैसा आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी ये नीले नीले नाम से लिखी हुई ये सारी यहाँ पर नदियां हैं। तो बहुत सारी नदियां तुर्की में विद्यमान है, और यहाँ पर मुख्य जो नदियां हैं वो यूफ्रेटस और टिग्रिस, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। अगर इसके सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो माउंट अरारात यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जो स्ट्रेट हैं वो विद्यमान है। स्ट्रेट मतलब कि जल डमरू मध्य वो यहाँ पर विद्यमान है। तो ये यहाँ पर बॉस्फोरस और यहाँ पर ये जो है वो डार्डेनेल्स, ये दो यहाँ पर जल डमरू मध्य हैं। और यहाँ पर मरमरा सागर, ये सी ऑफ मरमरा, ये यहाँ पर अवस्थित है। ये बॉस्फोरस सागर और जो एजियन सी है वो इन दोनों से ये जुड़ा हुआ है, और उसके बीच में ये मरमरा सागर है वो यहाँ पर विद्यमान है। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न है यूपीएससी द्वारा, कभी इनको ऐसा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि मरमरा सी और बोस्पियन सागर को कौन कौन जोड़ता है ना, तो बॉस्फोरस है, ये ब्लैक सी का हिस्सा है। तो इस प्रकार से यूपीएससी द्वारा आपसे अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप तैयार अवश्य कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो अभ्यास प्रश्न है आपके लिए उन पर, और अब मैं आपके सामने कुछ अभ्यास प्रश्न प्रस्तुत करूंगा। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ के इनका आंसर आप कमेंट में अवश्य दीजिए। पहला प्रश्न है वो मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक उपयोग के संदर्भ में है। 4 स्टेटमेंट यहां दिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है वो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में है। तीसरा प्रश्न है वो तुर्की के संदर्भ में, यहाँ पर तुर्की लिखा हुआ है, ये तुर्की पहले नाम था, अब नाम उसका तुर्की है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसी अगला जो प्रश्न है वो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट को पढ़िए और क्या सही आंसर है उसको आप कमेंट में बताइए। अगला जो प्रश्न है वो भारतीय पुनर्वास परिषद के संदर्भ में है, और जो आखिरी प्रश्न है वो वन अधिकार अधिनियम के संदर्भ में है। तो ये वन अधिकार अधिनियम के संदर्भ में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हमने जो आज की जो प्रमुख खबरें 3 पर विस्तार से चर्चा कर ली है। हमने देखा कि किस प्रकार से आप इनको अपनी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट सूचना और है आपके लिए कि अभी विजन आईएएस के द्वारा 16 नवंबर को जीएस और सीसेट का ओपन मॉक टेस्ट ये आयोजित किया जाएगा। तो विजन आईएएस की जो वेबसाइट है वहां जाकर के आप इस मॉक टेस्ट के लिए अपना पंजीकरण, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि आप ऑनलाइन भी इसे दे सकते हैं। ऑनलाइन ही देने की इसमें सुविधा है, तो ऑनलाइन आप 16 नवंबर को ये ओपन टेस्ट दे सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी प्रकार से अगले दिन फिर आपके लिए न्यूज़ टुडे लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।